और योग के द्वारा हम श्वास की बीमारी, अस्थमा का रोग, ब्रोंकियल अस्थमा, साइनसाइटिस, एलर्जिक प्रॉब्लम्स, एलर्जिक राइनाइटिस, ये दमा की बीमारी, आज हम आपको अस्थमा, दमा, श्वास का रोग और योग के द्वारा उसकी चिकित्सा, इसके संबंध में परिज्ञान देंगे कि किस तरह से आप अपने अस्थमा को, दमा को, श्वास की बीमारी को योग और प्राणायाम के द्वारा अच्छा कर सकते हैं और फिर ये घरेलू उपचार, ये प्राकृतिक उपचारों के द्वारा भी कैसे मदद ले सकते हैं। सबसे ज्यादा प्रभावी होगा प्राणायाम। सीधे बैठे, सिद्धासन, सुखासन या पद्मासन, किसी भी आसन विशेष में दाहिने पैर को उठा करके बाएं पैर के ऊपर रखना और बाएं पैर को उठा करके दाहिने पैर के ऊपर रखना, ये पद्मासन। यदि आप इसमें बैठ सकें तो पद्मासन में बैठ करके प्राणायाम करें, और यदि पद्मासन में आप नहीं बैठ सकते तो सिद्धासन या सुखासन, किसी भी एक आसन विशेष में प्राणायाम का अभ्यास किया जा सकता है। सबसे पहले हम अब प्राणायाम की प्रक्रियाओं को प्रारंभ करते हैं भस्त्रिका से, क्योंकि भस्त्रिका कपालभाति, बाह्य, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत और श्वासों के साथ, प्राणों के साथ प्राणों की आराधना, ये इतना प्राणायाम तो हम जरूर कराते हैं। और एक एक दिन में जो 10-10, 20-20 बार इनहेलर जिनको लेना पड़ता था, वो इनहेलर भी छूटते हैं। अस्थमा का जो पंप है वो छूट जाता है। और दमा, जिसके बारे में अभी तक यही सुनता आया था, इंसान के दमा दम के साथ ही मिटता है, वो मैं कहता हूँ दमा एकदम ठीक हो जाता है और उसको ठीक करता है प्राणायाम। और प्राणायाम की प्रक्रिया में सबसे पहले भस्त्रिका, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, वायु मुद्रा में, किसी भी मुद्रा विशेष में घुटनों पर, श्वास भीतर गहरा भरेंगे, बाहर छोड़ेंगे। दमा के रोगियों के लिए खास, वो बहुत जोर से नहीं करें। यदि दमा का रोगी प्राणायाम को जोर से करेगा यूं, तो उसकी श्वास की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। यदि जोर जोर से झटका मार के किया तो श्वास की प्रॉब्लम बढ़ेगी। इसलिए ध्यान रखें, जिनको अस्थमा है, श्वास की प्रॉब्लम है, वो धीमी गति से प्राणायाम करें। कैसे? लंबा गहरा श्वास यूं फेफड़ों में भरे, यहां बाहर छोड़, धीरे धीरे श्वासों को यूं भरना, छोड़ देना। लंबा गहरा श्वास लेना। श्वास आज इंसान भरता ही नहीं कर रहा, इसलिए तो बीमार हो गया। यूं भरना और यूं छोड़ देना। साधारण जो हम श्वास भरते हैं उससे हमारे फेफड़े पूरे स्वस्थ नहीं हो पाते, हमारे लंग में पूरा श्वास जा ही नहीं पाता साधारण ब्रीदिंग से, नॉर्मल ब्रीदिंग से। इसलिए श्वास भीतर गहरा भरना, यूं भरना और यूं बाहर छोड़ना। ये भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत आदि समस्त प्राणायाम हम करेंगे। इनसे अस्थमा तो ठीक होगा ही, प्राणायाम ही से आप काफी स्वस्थ हो जाएंगे। श्वासों को भीतर गहरा भरना और बाहर छोड़ना। ये प्राणायाम अस्थमा वाले 5 मिनट कर सकते हैं। एक नॉर्मल पेशेंट को हम 2 मिनट लगभग करने के लिए बोलते हैं, या स्वस्थ व्यक्ति को 2 मिनट करने के लिए बोलते हैं, लेकिन अस्थमा वाले इसको 5 मिनट कर सकते हैं। बस धीरे धीरे यूं लेना, अस्थमा वाले पेशेंटों के लिए खास बात, वो बहुत तेजी से नहीं करें, और जब दम फूलने लगे, श्वास बहुत तेज चलने लगे, तो धीरे कर देना। आपने माना ये जोर जोर से किया
और दम और फूल गए, श्वास और ज्यादा फूल गए, तो फिर क्या करें? तो इसीलिए ध्यान देना, धीरे धीरे करना, जब थक जाए तब रुक जाना। अस्थमा के रोगियों के लिए खास। यूं गहरा श्वास डायफ्राम तक भरना फेफड़ों में और बाहर छोड़ना। ये प्रक्रिया होगी श्वासों को भरने की विशेष। जब भी आप श्वास भरेंगे तब गहरा श्वास भरेंगे, इतना आप ध्यान दें, और बाहर छोड़ेंगे। यूं भरना है और यूं छोड़ना है। यह भस्त्रिका प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम, श्वासों को बाहर छोड़ना। श्वासों को बाहर छोड़ने की प्रक्रिया कपालभाति प्राणायाम। आप 30 बार करेंगे तो शायद थक जाएंगे। धीरे धीरे अभ्यास बढ़ेगा तो 1 मिनट में आप 60 बार कर पाएंगे। और आप फिर 1 मिनट लगातार करके रुक जाएं। जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता जाए फिर वैसे वैसे इसका टाइमिंग आप बढ़ाते जाएं। ये कपालभाति प्राणायाम अस्थमा के रोगियों को 5 मिनट से प्रारंभ करके 15 मिनट तक करना है। अस्थमा मिटेगा, श्वास का रोग मिटेगा, ये दमा, अस्थमा पूरी तरह से 100% क्योर होगा। लेकिन जितनी देर हम जिस प्राणायाम को करने के लिए बोल रहे हैं उतनी ही देर उस प्राणायाम को करना है। इस तरह से श्वासों को बाहर छोड़ते हुए ये कपालभाति प्राणायाम आपको करना है। अस्थमा के लिए 15 मिनट ये कपालभाति, श्वासों को बाहर छोड़ना। श्वासों को बाहर छोड़ें और श्वासों को बाहर छोड़ने से फेफड़ों की अपने आप एक एक्सरसाइज होती है और जो संचित कफ आदि दोष होते हैं वो अपने आप बाहर निकल जाते हैं। वात पित्त कफ ये जो दोष बढ़ते हैं तो वात दोष बढ़ता है तो हमारी संधियों को प्रभावित करता है। पित्त दोष बढ़ता है तो आंखों के ऊपर को प्रभाव पड़ने लगता है, आंखें लाल रहने लगती हैं, या सिर घूमने लगता है पित्त रोग बढ़ने से, या फिर एसिड होने लगती है कलेजे में या छाती में जलन होने लगती है, या फिर पेशाब के अंदर बहुत जलन होने लगती है। तो जैसे पित्त रोग बढ़ता है तो इसके अलग लक्षण है। वात रोग बढ़ता है तो संधियां दर्द करने लगती हैं, तो इसको संधिवात बोलते हैं, गठिया बोलते हैं, अम्वात बोलते हैं, जॉइंट पेन होने लगते हैं। और ये जब कफ रोग बढ़ता है तो कफ का प्रभाव पूरे शरीर पर भी पड़ता है। शरीर भी बहुत से लोगों का या तो बहुत स्थूल होने लगता है या बहुत कृशकाय हो जाते हैं। और इसका जो प्रभाव है कफ का वो हमारे मुख्य रूप से फेफड़ों पर पड़ता है, गले पर पड़ता है, यहाँ माथे पर पड़ता है, फिर कानों पर भी पड़ने लगता है। तो प्राणायाम के करने से ये इस कफ के कारण से होने वाले जो प्रभाव हैं शरीर पर, इनसे भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। आपको बहुत ज्यादा अस्थमा है, श्वास लेने में और छोड़ने में दिक्कत आ रही तो बहुत धीरे करें। इस तरह से यूं नहीं करना, शरीर नहीं हिलाना और अंदर नहीं भरना, बाहर छोड़ना है। बहुत तेजी से यूं नहीं करना। ऐसे नहीं, मध्यम गति मध्यम शक्ति के साथ आप कपालभाति प्राणायाम करना। धीरे धीरे से अभ्यास बढ़ाना, पहले 1 मिनट, 2 मिनट, फिर 5 मिनट और धीरे धीरे 15 मिनट करना। बहुत ज्यादा कफ बढ़ा हुआ है तो इन्हीं प्राणायामों की मात्रा और बढ़ा सकते हैं। माने कपालभाति प्राणायाम को 20 मिनट भी किया जा सकता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम जो इसके बाद आप करेंगे उसको 20 मिनट तक किया जा सकता है। 15 मिनट का जो हम
मैक्सिमम टाइम देते हैं उसको भी बढ़ा सकते हैं। ये प्राणायाम अस्थमा को परमानेंट क्योर कर देते हैं। लेकिन साथ में थोड़ा खान पान का भी ध्यान रखना, ठंडी चीजों से परहेज करना, पानी भी गर्म पीना। बहुत ज्यादा अस्थमा है तो पानी भी गर्म पीना चाहिए, और यदि सौंठ वाला पानी पिए तो और ज्यादा अच्छा है, सौंठ और तुलसी का पानी पीना। दही बंद कर देना, रात को तो दही खाना नहीं, दिन में भी नहीं खाना। दूध पीना, और दूध में भी हल्दी और सौंठ डाल करके पीना। अकेला दूध भी कफ करता है, थोड़ा दूध में हल्दी सौंठ और तुलसा डाल करके लें तो वो दवाई हो जाएगी आपकी। अन्यथा दूध भी नुकसान करता है अस्थमा में। बहुत से लोग अस्थमा की प्रॉब्लम होती है और च्यवनप्राश के साथ दूध पीते रहते हैं। देखो च्यवनप्राश लाभ करता है ठीक से बना हुआ हो तो। टोटल प्राणायाम आपको करना है लगभग 45 मिनट। भस्त्रिका लगभग 5 मिनट, कपालभाति लगभग 15 मिनट, बाह्य प्राणायाम यदि हो सके तो 3 से 5 बार कर लेना, ना हो तो अग्निसार ही कर लेना उसकी जगह। फिर अनुलोम विलोम प्राणायाम लगभग 15 मिनट, फिर भ्रामरी, उद्गीत और श्वासों पर ओम का ध्यान। ये प्राणायाम भी आप लगभग 3-3 मिनट कर लेना, तो लगभग 45 मिनट लगेंगे आपको प्राणायाम करने में। और यदि आप अस्थमा के पेशेंट हैं तो बीच में विश्राम भी करना पड़ेगा। तो 45 मिनट का सीधा सा अर्थ है जितनी देर आपने प्राणायाम किया कम से आधी समय तो आपको विश्राम करना पड़ेगा। तो लगभग 1.5 घंटा लगेगा आपको प्रारंभ में। फिर आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करना। राइट नोस्ट्रल को अंगूठे से, लेफ्ट को बीच की 2 उंगलियों से बंद करना, बाएं से पूरा भीतर भरना, फिर दाएं से बाहर छोड़ना, और दाएं से भर करके बाएं से बाहर छोड़ना। इस तरह से अनुलोम विलोम प्राणायाम के करने से नाक के अंदर बढ़ा हुआ मांस और ये यहाँ जमा हुआ कफ, माथे में, फेफड़ों में जमा हुआ कफ, ये सब अपने आप दूर हो जाएगा। धीरे धीरे पूरे शरीर का शोधन हो जाएगा अनुलोम विलोम प्राणायाम से। बाएं से प्रारंभ करते हैं हमेशा, बाएं से भरा और दाएं से पूरा बाहर, फिर दाएं से लेना, ये अनुलोम विलोम। लंबा लेना, लंबा छोड़ना, डायफ्राम तक, फेफड़ों में गहरा सांस भरना, फेफड़ों में, छाती में सांस भरना, पेट में नहीं भरना, बस इतना ध्यान देना। अस्थमा की प्रॉब्लम मिट जाएगी। धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाना। आप 1 मिनट ही करेंगे अनुलोम विलोम तो थक जाएंगे, फिर रुक जाना, फिर करना, फिर रुक जाना। इस तरह से रुक रुक के करना। बाद में अभ्यास होने के बाद आप लगातार इसको 15 मिनट भी कर सकेंगे, लेकिन उसमें वक्त लगेगा। एकदम आप करने जाएंगे तो नहीं कर पाएंगे, थक जाएंगे। इसलिए शक्ति का अतिक्रमण न करें, जितना सहज हो उतना करें। धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाएं। दमा, अस्थमा, श्वास, एलर्जिक प्रॉब्लम के लिए बहुत जरूरी। जितना ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगा आपके फेफड़ों को, जितने आपके फेफड़ों की एक्सरसाइज होगी, सबसे ज्यादा लाभ ही प्राणायाम में फेफड़ों के रोगों में होता है। उसके बाद दूसरे लाभ होते हैं। फिर ज्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में जाता है, उससे वाइटल एनर्जी का लेवल ठीक होता है, आपका इंडोक्राइन सिस्टम अच्छा होता है, बॉडी का एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म ठीक होता है, हार्मोन्स का जो इम्बैलेंस था वो ठीक होता है। वो सब बात की बातें हैं। सबसे पहला प्रभाव तो आपका जो फेफड़े हैं, जो श्वसन तंत्र है, इसके ऊपर प्रभाव पड़ता है प्राणायाम का। जब श्वास भीतर गहरा भरते हैं, देखो तो फेफड़े फूल जाते, तो पूरी एक्सरसाइज फेफड़ों की हो जाती है। और लगभग 1.5-2 इंच आपके फेफड़े जब आप सांसें भरते हैं और जब सांस भरते हैं तो फूलते हैं, जब सांस छोड़ते हैं तो फेफड़े सिकुड़ते हैं। तो ये फेफड़ों के अंदर एक आकुंचन प्रसारण की क्रिया होने से फेफड़ों का स्वास्थ्य अच्छा होता है, सीधी सी बात है। भस्त्रिका में भी तो यही होता है। श्वास में भरते हैं तो फेफड़े फूलते हैं,
श्वास छोड़ते हैं तो फिर सिकुड़ते हैं। कपालभाति में फिर फेफड़ों की एक्सरसाइज होती है धीमे 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 धीमे, और वहां जो जमा कफ आदि विकार हैं वो सब ठीक हो जाते हैं। अंदर जो सेलिंग आ गई है सांस नली में, सोथ आ गया, वो ठीक हो जाता है। तो ब्रैंकल एस्थमा, और अंदर जो फाइब्रोसिस हो गए, गांठें हो गई फेफड़ों के अंदर, वो भी ठीक हो जाती हैं। बॉडी की कहीं पर कोई भी गांठ है, वो सारी सिस्ट और फाइब्रोसिस अपने आप ही दूर हो जाते हैं प्राणायाम से। अद्भुत लाभ होता है प्राणायाम से। बस जितने समय हम कह रहे हैं उतने समय करना, और बहुत ज्यादा अस्थमा है आपको, माने दिन भर में आपको 15-20 बार ही इनहेलर लेना पड़ता है तो भी छूट जाएगा।